नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गिन्नी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टेट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम 2 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर चुके थे। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय या फिर तृतीय मराठा युद्ध। देखिए, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच टोटल 3 युद्ध हुए थे, जिनमें से 2 युद्धों में अंग्रेजों की जीत हुई थी और फर्स्ट में नहीं हुई थी। तो लास्ट के जो 2 युद्ध थे उसमें हुई थी अंग्रेजों की जीत, और जो फर्स्ट था उसमें हुई थी मराठाओं की जीत। अब बात आती है ये कब हुए थे। तो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में। 1775 से स्टार्ट हुआ और 82 में ख़त्म हुआ। ये हुई थी, ये जब समाप्त हुआ तो इसके साथ हुई सालबाई की संधि। ठीक है दोस्तों। और द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1803 से 5 के बीच में। थर्ड युद्ध 1818 के बीच में। इसमें ये जो संधि थी ये हुई अर्जुन गांव की संधि पर ख़त्म। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम मराठा युद्ध। प्रथम मराठा युद्ध की जो संधि थी वो सालबाई की संधि पर ख़त्म हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आता है, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? सत्याग्रह आंदोलन समाप्त करने, असहयोग आंदोलन का आरंभ करने, नील की खेती करने वालों की शिकायत की जांच पड़ताल करने के लिए, या फिर जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो देखिए, गांधी जी चंपारण गए थे नील की खेती करने वालों की शिकायत की जांच पड़ताल करने के लिए। ये जो चंपारण है ये आपके बिहार में पड़ता है। तो क्या हुआ था, वहाँ के जो किसान थे उनको अपनी फसल की 3/20% तो उसमें अपनी नील की खेती करनी होती थी, और जो बाकी था 17/20% अपनी फसल उगानी होती थी। तो नील की फसल के जो नील की फसल उगाते थे वो लोग, उनकी अपनी फसल उससे बहुत डैमेज हो जाती थी। ये बात किसको पता चली? जब ये बात गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने चंपारण आने का निर्णय लिया और ये चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया। इसी सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि धारण मिली। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अब देखिए, जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए एक है खेड़ा, ये हुआ था खेड़ा का सत्याग्रह, ये गुजरात में पड़ता है। इसमें क्या हुआ था, उस टाइम पर अकाल पड़ गया, तो वहाँ के जमींदारों को गांधी जी समझाने के लिए गए थे कि भाई जब इनकी फसल ही नहीं हो रही है तो ये लगान कहाँ से देंगे, और इसमें भी गांधी जी सफल हुए। तो चंपारण वाला जो है आपका, ये कहाँ जाएगा? नील की खेती करने वालों की शिकायत की जांच पड़ताल करने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ पर है? प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कौन से सन में हुआ था? 1757 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे। अब बात आती है बिहार की। बिहार में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। और कलिंग के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों,
तो थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्लासी के युद्ध का मैदान स्थित है, वहीं पर प्लासी का युद्ध हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति, इसको घेरे की नीति भी कहा जाता है। और ये किसने स्टार्ट की थी? हेनरी लॉरेंस ने, डलहौजी ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या फिर लॉर्ड क्लाइव ने? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड क्लाइव को हम क्या मानते हैं? लॉर्ड क्लाइव को हम मानते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना की थी ना, वो सर्वप्रथम इन्हीं ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। वॉरेन हेस्टिंग्स और हेनरी लॉरेंस ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक गवर्नर थे। तो दोस्तों आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। और रिंग फेंस की नीति को घेरे की नीति भी बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, इंडियन पेनिनसुला, मद्रास रेलवे या फिर अवध तिरहुत रेलवे? तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। इसको भारतीय मध्य रेलवे भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय मध्य रेलवे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भारतीय मध्य रेलवे। अब बात आती है मद्रास रेलवे की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1832 से 37 के बीच में हुई थी। इसका काम क्या था? भारत को पूर्वी एरिया से पश्चिमी एरिया को कनेक्ट करना। किसका काम था? रेलवे, मद्रास रेलवे का। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी। किस कंपनी को कहा जाता है? भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किसने किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ने किया था। और इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम अगर बोला जाए तो भारतीय मध्य रेलवे हो जाएगा। अब सिक्स क्वेश्चन आते हैं। पुर्तगाल संस्कृति का अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में, कालीकट में, कन्नौज या फिर कोचीन? तो दोस्तों ये जो पुर्तगाली थे, इन्होंने भारत में एंटर किस रास्ते से किया था? स्थल से किया था या फिर जल से किया था? तो जब भी हमारे भारत में एंटर करके आए, सबसे पहले क्या पड़ता है? ओशन के साइड में गोवा पड़ता है। तो इसके हमें संबंध और इनके अवशेष कहाँ पर मिले? गोवा में मिलते हैं। इन्होंने क्या किया था? कौन आया था? पुर्तगाली। कौन सा पुर्तगाली आया था? अल्बुकर्क। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था यहाँ पर? अल्बुकर्क ने। और बीजापुर के राजा, बीजापुर के राजा को साइड हटाकर अपना स्थान उन्होंने वहाँ पर ग्रहण कर लिया था। और भारत में एंटर करने के बाद अपना उन्होंने कारोबार स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? गोवा। सबसे पहले कहाँ पर एंटर किए थे? गोवा में ही एंटर किए थे। और सबसे बाद में गए भी गोवा से ही थे, क्योंकि गोवा में ये बहुत समय तक रहे। 1853 में ये गोवा से इनको भगाया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1900 ईस्वी, 1888, 1885 या फिर 1866 ईस्वी। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। 1886 बात आती है, 1886 ईस्वी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1886 में क्या हुआ था? ये यूपी के सहारनपुर ज़िले में ये आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर?
ठीक है दोस्तों, तो देवबंद आंदोलन का संबंध कहाँ से हो जाएगा? 1886 ईस्वी में। अब आता है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या फिर राजा राम मोहन राय? तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, अगर बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने आर्यों के बारे में हमें जानकारी दी थी। इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। लेकिन इनके मत ये थोड़े सही नहीं बैठे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? 6 महीने की दिन होता है और 6 महीने की रातें होती हैं। लेकिन हमारे वैदिक सभ्यता में जो हमें मिलते हैं अवशेष, वहाँ पर किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो ये जो इनका मत था वो सही साबित नहीं हुआ। तो इसमें दयानंद सरस्वती की बात करें अगर हम, तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और साथ ही इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर रास बिहारी घोष? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक माना जाता है आत्माराम पांडुरंग को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर महत्व दिया था, प्लस पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह होता था ना, पहले क्या होता था? विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया? विधवाओं को ये अधिकार दिलवाया कि वो विधवा होने के बाद भी दूसरी शादी कर सकती हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? आत्माराम पांडुरंग। अगर एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया और वो भारतीय नहीं थी। तो उसमें क्या आ जाएगा? एनी बेसेंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती या फिर महादेव गोविंद? तो दोस्तों अगर मैं सरोजिनी नायडू की बात करूं तो सरोजिनी नायडू ने कलकत्ता अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अपनी अध्यक्षता दी थी। और ये ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय भी थी। एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन ये भारतीय महिला थी जिन्होंने अधिवेशन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब आता है पंडिता रमाबाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, पंडिता रमाबाई। इनकी एक बुक भी है, द हाई कोर्ट ऑफ वुमेन। तो पंडिता रमाबाई जो थी उन्होंने क्या किया था? महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की थी। शारदा सदन एक स्कूल था जिसमें महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रावधान था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जाएं अगर, तो विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1825, 1827, 1829 या फिर 1830? तो दोस्तों इसका आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 1829। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा
सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? तो किस वर्ष समाप्त किया था? 1829 में। देखो दोस्तों, इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इनका साथ किसने दिया था? राजा राम मोहन राय। अब बात आती है राजा राम मोहन राय के नाम के सामने राजा क्यों लगाते हैं? तो इनको उपाधि दी थी राजा की मुगल राजा अकबर सेकंड ने। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो उसमें हम बता देंगे कि अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अब आते हैं, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1881, 1891 या फिर 1905? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1891। इसमें क्या था? लड़कियों की, इसमें था विवाह के बारे में कि लड़कियों की एज कितने वर्ष तक होनी चाहिए शादी के लिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 12 वर्ष की आयु को स्टॉप लगा दिया कि 12 वर्ष की आयु से पहले किसी भी लड़की की शादी नहीं की जाएगी, और बॉयज़ के लिए कर दिया कि 14 वर्ष से पहले किसी भी लड़के की शादी करना वर्जित हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन 1891 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए। थोड़ा करो, लेकिन ऐसा करो जो सॉलिड हो, जो कि आपके तैयार हो जाए। तो दोस्तों, एक बार अपनी तैयारी को एक बार फिर देखना कि कैसी है आपकी तैयारी, और हम फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।